अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नदीम नज़र और आप देख रहे हैं BNN एंटरटेनमेंट। मेरी कोशिश रही है कि हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ करूं जो जिन्हें आप सुन के देख के आपको भी तरक्की व कामरानी के रास्ते नज़र आएँ। तो मेरे साथ आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। बहुत सारे उनके तारुफ़ हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से उनका तारुफ़ शुरू करवाऊँ। वो शायर भी हैं, कालम निगार भी हैं, एक अदबी तंजीम है कलम दोस्त, उसके चेयरमैन भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो काफ़ी सारी बातें उनसे करेंगे आज। वो डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब प्रोफेसर भी हैं, तो आइए उनसे आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम नज़र साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो आगाज़ करते हैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से कि आप कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की और यहाँ तक कैसे पहुँचे। नदीम नज़र साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक शहर है कंगनपुर कस्बा है, उसके करीब ही गाँव है चाहल। तो चाहल कोना है और चाहल नौ है। हमारी बरादरी बेसिकली संधू जट हैं हम, लेकिन हमारी जो वहाँ पे सब कास्ट मशहूर है वो चाहल है। हमारे गांव का नाम भी चाहल है। तो चाहल 9 में मेरी पैदाइश हुई थी और चाहल कोना में चूँकि वहाँ पे भी हमारी ज़मीन थी और अलीपुर में भी फिर हमारी जो बरादरी के वहाँ पे और गांव हैं, फ़तेह मोहम्मद हैं दो, वो भी 2 फ़तेह मोहम्मद। तो ये हमारी जितनी भी संधू बरादरी है जो अपने आप को सब कास्ट में चाहल कहते हैं। तो इनकी तकरीबन 5 गांव हैं और वहाँ से मैंने फिर लेकिन आबाई हमारा जो है वो अलीपुर पत्तोकी के पास, चूनिया के पास। तो वहाँ से मैंने 8वीं जमात पास की। फिर मैं 9th में चला गया बोर्डिंग में गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया में। फिर वहाँ से मैं कंगनपुर चला गया 10th क्लास में। तो वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर, वहाँ से FA किया, BA किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने हिस्ट्री में दाखिला लिया और यहाँ से मैंने MA किया और उसके बाद फिर मैं MPhil करने के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चला गया। तो वहाँ पे मैंने अमेरिकन स्टडीज़ में MPhil किया और उसके बाद आई वाज रजिस्टर्ड एज PhD स्कॉलर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और डॉक्टर सिकंदर हयात साहब मेरे सुपरवाइज़र थे। तो वहाँ पे मैंने PhD में दाखिल हो गया। उसके बाद फिर मैं आई गॉट स्कॉलरशिप, HEC स्कॉलरशिप फॉर 6 मंथ। तो मैं इंग्लैंड चला गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में जो एन टालबर्ट हैं, वो पंजाब के ऊपर अथॉरिटी हैं, उनके पास उनकी सुपरविजन में मैंने 6 महीने जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च है वहाँ पढ़ता रहा। और उसके बाद फिर मैं वापस आके 93 में आई बिकेम लेक्चरर एट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज समड़ियाल सियालकोट। तो ये भी सफ़र साथ चल रहा था, PhD का सफ़र भी चल रहा था। तो उसके बाद 2016 में मुझे स्कॉलरशिप मिला पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। तो फिर मैं रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उसके बाद फिर मैं पोस्ट डॉक कर लिया। ये तो मेरी एक एकेडमिक लाइफ। जॉब में मैं 93 में समड़ियाल ज्वाइन किया मैंने। फिर वहाँ से मैं शेखुपुरा मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा है। शेखुपुरा मैंने आई वॉज़ क्वाइट कम्फर्टेबल इन दैट इन्वायरमेंट कि वहाँ पे एक मेरी रिश्तेदारी भी बहुत ज़्यादा है शेखुपुरा में। और दूसरा ये था कि वहाँ पे बहुत अच्छा वो कॉलेज है और शेखुपुरा में जो एक रेस्पेक्ट है टीचर्स की और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, वो बहुत मैं मुतासर था वहाँ पे अपने दोस्तों से। प्रोफेसर अकरम डोगर साहब थे, मुश्ताक राज साहब थे, मुताहिर नकवी थे, प्रोफेसर गुलाम रसूल आज़ाद हमारे प्रिंसिपल थे। वो दोस्तों के लिहाज से हम बहुत ज़्यादा और भी थे। हम एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। तो वहाँ से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली और बहुत मुझे लर्न करने का मौका मिला बिकॉज़ आई वाज़ अ यंग लेक्चरर। तो उस दौर में यही होता है कि जो आप जितना लर्न कर सकें, ये नहीं है कि आप लेक्चरर बन जाएं तो इसका मतलब है कि आप कोई परफेक्ट हो गए। तो मैंने वहाँ से बहुत सीखा, बहुत कुछ। तो उसी दौरान में फिर मेरी डॉक्टरल जो डिग्री है वो मुकम्मल हुई। इंडिया का विज़िट किया।
तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया गया कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, तो ये एक एक्सपोजर था जो मैंने वहाँ से हासिल किया। उसके बाद फिर मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में चला गया। वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट थे कि जो देवर प्रॉब्लमेटिक, और कुछ वहाँ बांग्लादेश से एक प्रोफेसर थे, ही वाज एंटी पाकिस्तान। तो हमारा एक हिस्ट्री वालों का एक ये होता है कि चूँकि उन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े होते हैं और जितने आम लोग बात कर रहे होते हैं मुस्लिम लीग के ऊपर एतराज़ या पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ कर रहे होते हैं, वो हम हिस्टोरियंस ने या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से उनको किया होता है, डील किया होता है, लिहाजा हमें इन चीज़ों का नहीं। तो वो वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन पैदा हुई। सो देन मैं वापस अपने डिपार्टमेंट में आ गया, क्योंकि बेसिकली मैं पंजाब गवर्नमेंट्स में, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में मैं आया। फिर आई बिकेम एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चर से डायरेक्ट मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गया पब्लिक एडमिशन के ज़रिए। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में चला गया, और वहाँ पे फिर रहने के बाद फिर मैं जब वापस आया अगेन सिविल लाइन कॉलेज में, तो देन मैंने जो अल्लाह का शुक्र है कि आई बिकेम फुल प्रोफेसर। और उसके साथ ही मैं चला गया टाउनशिप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में। तो वहाँ से फिर मैंने डॉक्टर रऊफ़ आज़म, उनके साथ एक कमेटी थी पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें मैं काम कर रहा था। तो आई फाउंड हिम अ जेंटलमैन। तो मैंने कहा था, ऑल्दो आई हैड डिसाइडेड नॉट टू वर्क इन एनी यूनिवर्सिटी, कि वहाँ पे जितना सुप्रेसिव इन्वायरमेंट होता है, नॉन क्रिएटिव इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का, तो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते आप। तो आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल इन पंजाब गवर्नमेंट, जहाँ कॉलेज की जो लाइफ है वो इतनी डिप्रेस्ड इतनी नहीं है। तो मैं काम करता रहा, अपनी बुक्स वगैरह छापता रहा, लिखता रहा, अखबार में लिखता रहा। तो ये आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। तो लेकिन यह है कि जब मैंने काम किया डॉक्टर रऊफ़ आज़म के साथ, तो वो मैंने उससे बड़ा डोसाइल माइंडेड शख्स पाया, सॉफ्ट स्पोकन थे, बड़े जो उनके साथ इख्तलाफ भी करते थे तो वो उसको टॉलरेट करते। सबसे बड़ा ये मसला होता है कि लीडरशिप जो हमारी जो ऐसी है, जितनी भी लीडरशिप है, कि वो उनमें टॉलरेंस ख़त्म हो गई है तकरीबन। उनके साथ अगर आप थोड़ा सा डिसएग्री कर दें तो वो दे बिकम फ्यूरियस। और ये जो स्टूडेंट्स हैं या तख्लीकियत है, उसके लिए ये जहर की हैसियत रखती है कि आपका यंग है या यंग लोग हैं, उनको आपने गाइड करना है। हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनमें भी ऐसी है कि वो देखते हैं कि ये कल को मेरा राइवल हो सकता है या मेरे बराबर के लीडरशिप हो सकती है, तो वो उनको फारिग कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर या साहब, उनको स्नब करते हैं। आप अबॉर्ड बाहर गए, आपको तालीम भी हासिल किया आपने, तो आप लोग जाते हैं तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते, आप वापस क्यों आ गए? एक्चुअली एक तो हर इंसान का अपना मिजाज होता है। जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मेरा बेटा छोटा जो अब्दुल्ला संधू है, वो बहुत छोटा था और बहुत ज़्यादा प्यार। अच्छा, आप शादी के बाद भी आपने तालीम जारी रखी? जी, शादी तो मेरी एमए में हो गई थी। अच्छा, ये सारा बाद की मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो जो अब्दुल्ला था वो बहुत छोटा था, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लिव विदाउट हिम। तो फिर यही होता था, कई दफ़ा मेरी बेबी फ़ोन करती थी तो मैं रोना शुरू कर देता था, कभी वो रोना शुरू कर देती थी। अब्दुल्ला कभी बाबा कह देता था तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती थी। तो वो फिर कहता था कि भी बाबा मुझे भी बुला लो यूके में, उस छोटी छोटी आवाज़ में। सो ऑल दीज मेमोरीज़ वो मेरे लिए। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं वापस आ जाऊँ। एक तो ये फैक्टर था, इट वाज़ नॉट द सोल फैक्टर, और भी फैक्टर्स। मुझे इंग्लैंड पसंद नहीं आया, उनके कल्चर के हवाले से, उनकी एथिक्स के हवाले से, तो मुझे नहीं पसंद आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपने सुपरवाइज़र से मिला 15 दिन के बाद, तो उन्होंने कहा कि आपको इंग्लैंड कैसा लगा? तो मैंने कहा सर मुझे इंतहाई बुरा लगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि एक तो यहाँ पे हम समझते थे कि वहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा होगी, जगह जगह हमें स्कॉलर्स मिलेंगे पढ़े लिखे, तो मुझे आज तक यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला। ठीक है, एक नावल पकड़ा हुआ है किसी ने जो है ना वो अपने काम में मसरूफ़ हैं छोटे छोटे, तो वो जो है वो स्कॉलरली है, उनमें किसी क्रिएटिव बंदा नहीं। दूसरा मैंने कहा कि भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम जानना चाहते हैं ये बिल्डिंग क्या है, ये इलाका क्या है, इसका कल्चर क्या है। तो हर बंदा अपना आइसोलेटेड है,
वो पसंद नहीं करता किसी के साथ बात करना ना, तो उनसे बात एक पूछें वो उसका एग्जैक्ट वही जवाब दे के उसके बाद फिर अपने काम को लग जाता है। तो हम तो पंजाब के बंदे हैं, गप शप करना, गुफ्तगू करना और उनसे पूछना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नहीं। इसके अलावा फैक्टर ये था कि मैं ये समझता था या हम यहाँ समझते थे कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे किसी को तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने जाते हुए जो समझाया कि यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि पैसे ना अपने पास रखें, किसी वक्त भी आपके ऊपर हमला हो सकता है और आपसे पैसे छीन दिए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ ATM रखें पास, यहाँ पैसे हम रखते हैं पास, लेकिन वहाँ पे जाके ये सूरत हाल थी कि उन्होंने कहा कि जी आप पैसे अगर रखें तो आपके पास बस 30-35 पाउंड होने चाहिए, इससे ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ पे गैंग्स काम कर रही हैं, बंगाली गैंग्स काम कर रही हैं और जो है अफ्रीकन जो है वो गैंग्स बनी हुई हैं, इवन जो गोरों की गैंग्स बनी है, अगर वो उसके इलाके में जाते हैं तो वो पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि कोई अगर शख्स शराबी हो या किसी शराबी अगर किसी को बोतल भी मार दे, किसी का सर फाड़ दे, आपने रिएक्ट नहीं करना, ठीक। अगर कोई लड़की लड़का कपल खड़ा हुआ है, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, आपने उनकी तरफ नहीं देखना। तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। फिर हम यहाँ पे जैसे पंजाब का होता है कि दोस्तों के बाद यार आ जाओ, बैठते हैं थोड़ी देर गपशप करते हैं, एक मजलसी ज़हन है। तो वहाँ पे ये सूरत हाल है कि आपको दोस्त मिल ही नहीं रहे, कोई उनसे रब्ता ही नहीं है। कोई अगर हैं तो वो कहते हैं जी मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ के जा रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो वहाँ पे पाकिस्तानियों का हाल देख, वहाँ पे हमारे जो लोग हैं दे आर नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ। स्टूडेंट्स हमारे हैं वो पिज़्ज़ा हट पे काम करते हैं और और जॉब्स के ऊपर काम करते हैं, और यूनिवर्सिटियों में बराए नाम उनके दाखिले हैं मोस्टली जो लोग हैं। और वो मैंने देखा कि वो उनसे जो कागज़ मंगवाना है वो मंगवा लेते थे, बाकी यूनिवर्सिटियों में बहुत ही उनका कम जाना होता था, तो वो उनको अकामोडेट करते थे। और तो वो मैं सोचता था कि ये डिग्रियां लेके कल पाकिस्तान जाते हैं, यहाँ पे ये होता है कि इसने फ़ॉरेन डिग्री ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वहाँ पे MA करता है, यहाँ पे हमारे MPhil के बराबर होता है, तो इनको डिग्रियाँ मिल जानी और है। यहाँ का MA वहाँ पे वो तो ऐसी ना ग्रेजुएशन, वहाँ पे जाके हमें मज़ीद पढ़ना पड़ता था। उससे तो उससे भी लो हो गया, मैंने सुना उससे भी लो स्टैंडर्ड हो गया। नहीं, अभी तो BS कर दिया इन्होंने, तो ये उसके बराबर हो गया ना BS। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कालम निगार भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कालम निगार को किस हद तक जानिबदार और गैर जानिबदार होना चाहिए? आज का जो कालम निगार है वो कहाँ खड़ा है? नदीम नज़र साहब, ये जो हमारी सोसाइटी में चूँकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कोई इंसान अगर ये कह दे कि मैं गैर जानबदार हूँ तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये गैर फितरी बात है कि जानबदार ना होना, गैर कि मैं जी गैर जानबदार हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, मुसलमान वहाँ पे कैसे नहीं हो सकता कि वो उनको आइडियलाइज़ करेगा, वो किसी और हीरो को आइडियलाइज़ नहीं करेगा। इस सोसाइटी में अपने कल्चर को, अपने मुल्क को, अपनी हर चीज़ को आइडियलाइज़ किया जाता है या उसके बारे में एक सॉफ्ट कार्नर रखा जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसान, इसी तरह इंसान की पसंद नापसंद होती है। एक आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, ये कैसे हो सकता है कि आप उसके हक में ना लिखें? जो राइटर जो है ये कभी गैर जानबदार नहीं हो सकता। गैर जानबदार होना एक गैर फितरी रवैया है। और इंसान के दिल में जानबदारी क्या होती है? एक तो ये होता है पसंद नापसंद रखना, एक नेचुरल फिनोमेना। दूसरा इंफॉर्मेशन का मुकम्मल ना होना, कि इंसान परफेक्ट है ही नहीं अपने नॉलेज में, किसकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उसके अंदर क्या फ़ैसले हो रहे हैं, उस किस एजेंडे को लेके चल रहे हैं, किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। वो उसमें सू लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे से कोई चीज़ निकाले, लिहाजा उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट है, नॉलेज के लिहाज से आप इनकम्प्लीट हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी हर गुफ्तगू जो है वो बाइस्ड होगी, क्योंकि वो परफेक्ट है ही नहीं। सो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम रिसर्च में इस बात को ये करते हैं, जो हम कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमारी ट्रेनिंग हुई, डॉक्टर सिकंदर याद साहब ने हमें पढ़ाया रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो ये कहते हैं कि जो बाइसेस हैं या तासुबात हैं, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको कम ज़रूर किया जा सकता है। लिहाजा तासुबात को कम करने की कोशिश करें और उसमें सहारा लें डॉक्यूमेंट्स का और एविडेंस का और रैशनल का।
अपने कॉलम में या अपनी राइटिंग में। और उसमें सबसे जो खूबसूरत बात है वो कहते हैं कि स्टार्ट में, अपने आगाज़ में ही आप लिख दें कि मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं उनको पसंद करता हूँ, ताकि आप अपने आप को एक्सपोज कर दें। मुनाफिकत ना करें कि आप कहें जी कि मैं तो हूँ गैर जानबदार, मैं तो सीधी बात करूँगा, तो आप किसी एक बात करें और सबको पता चल रहा होता है कि ये इसने सीधी बात कोई नहीं की, ये गैर जानबदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी सारी तंजीमें हैं कॉलमिस्ट की, तो आप सदर हैं कलम दोस्त के, तो कलम दोस्त का ख्याल क्यों आया, इसके मकासद क्या हैं कलम दोस्त में, इसका असल मकसद क्या है कलम दोस्त बनाने? कलम दोस्त तंजीम है जिसको इसार राना साहब चला रहे हैं, राबिया रहमान हैं, और ये एक ऐसी तंजीम है कि जो एकेडमिक्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जिस तरह हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि वो लोग जो एक पॉजिटिव जर्नलिज़म कर रहे हैं, जिसमें कोई अग्रेसिव जर्नलिज़म नहीं कर रहा जी, या जिसमें कोई फ़ायदा और मुफादात की नहीं कर रहे, बस एक फैमिली की तरह है कि गेट टुगेदर करना। और जैसे होता है ना कि एक जर्नलिस्ट का काम है या कॉलमिस्ट का काम है कि वो जिस चीज़ को देखे उसको हाईलाइट करे, ना कि उसको कहते हैं। बस मुझे बहुत साल पहले, मतलब 2010 में, तो मुझे एक कॉलम नवीस ने कहा, जो मेरे सीनियर थे काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप किसी के ख़िलाफ़ नहीं लिखेंगे तब तक आपको पिक नहीं किया जाएगा। आप उनकी ज़रा थोड़ी सी करें और वो किट लगाएं उसमें, तो वो फिर आपसे रब्ता करेंगे। तो मैंने उसे कहा कि जी मुझे ये पसंद नहीं है चीज़, और अल्लाह का शुक्र है ना मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मुझे ये काफ़ी है कि मेरा जो शौक़ है शुरू से ले कर, मैं 8वीं जमात में था जब मैं पहली दफ़ा मेरा नाम अखबार में आया था। उसके बाद एक मुसलसल मेरा एक सफ़र है, मेरी एक मोहब्बत है जर्नलिज़म के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे स्पेशल कोई रब्ता करे या मेरे पास हुए, और अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरे पास नहीं आया। मैं जो है ना वो 2009 से तो मैं मुसलसल जो है वो नए वक्त इस्लामाबाद में लिख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे जो चीज़ लगती है कि मेरे मुल्क के लिए ये फ़ायदा मंद हो सकती है, या मेरे मुआशरे के लिए ठीक हो सकती है, या मेरे स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए ये कोई बेहतर बात हो सकती है, तो मैं उसको एक एकेडमिक एक पर्सपेक्टिव में उसकी बात करता हूँ। और उसके लिहाज से यही होता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई ज़रूर ऐसे लोग बैठे होंगे कि जो इस इनपुट को अपनी शामिल कर लेंगे डेटाबेस में, और कोई अगर किसी की नज़र पड़ जाएगी तो वो मुमकिन है इस चीज़ को शामिल कर ले। और मेरे ख्याल के मुताबिक वो शामिल होती है, या अपना जो कॉलमिस्ट अपना दिल रखता है। जैसे वो कहते हैं जी कि देखें मैंने ये कहा था कि ये आने वाले दिनों में ये हो रहा है, तो अब ये देखें ये हो गया है, तो वो हर बंदा कह रहा होता है कि ये मैंने कहा था इसलिए हुआ है। हालांकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल होनी है। तो कई ऐसी दफ़ा जो है वो मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2010 में या 11 में जब यहाँ पे पीटीआई का जलसा हुआ, तो उसमें मैंने कॉलम में लिखा कि भी इनको एक अपनी एक कैबिनेट अभी बना लेनी चाहिए, और वो अपने फील्ड के मुताबिक अभी अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी। और जो एजुकेशन है वो एजुकेशन की पॉलिसीज़ को देखे, उसको मॉनिटर करे, ताकि जब इनके पास हुकूमत आए तो ये सारी पॉलिसी जितनी डेवलपमेंट है वो जो रेलेवेंट बंदे हैं उनको वो पता हो कि ये क्या है। तो उसके बाद कराची में पीटीआई का जलसा था, तो उसमें बाकायदा ये कहा गया कि भी हम जो है वो लोगों को जो है वो अपने महकमों के को कर रहे हैं कि वो उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें। तो अब मेरा चूँकि ऐसा फील्ड नहीं है कि मैं उस चीज़ को हाईलाइट करूं कि भी मैंने ये कहा है, लेकिन ये कि मैं अपने आप को मुतमिन ज़रूर कर सकता हूं कि मैंने क्या कहा था, तो इसलिए उसको पढ़ के शायद किसी ने किया है। तो एनीवे कि जो कलम दोस्त है वो ऐसे ही लोगों का एक है कि वो अपनी नुमाइश या एक तारीफ़ी या अपने आप को एक बड़ा असर्टिव जर्नलिस्ट समझना, वो इस तरह के लोग नहीं हैं। वो बड़े एक नरम मिजाज और बड़े मोहब्बत करने वाले और सारे लोग अकामोडेट करने वाले, उसमें कई नुक्ता नज़र ज़ाहिर है जो लिखता है जो साहिब कलम होता है उसका एक अपना जाविया होता है सोच का।
तो वो उसके मुताबिक चलते रहते हैं। फिर हमने सेमिनार करवाए, कॉन्फ्रेंसेस, और जो शोहदा थे उससे पहले जो है इसार राना साहब और राबिया रहमान जो पेशावर के जो बच्चे शहीद हुए थे उनके ऊपर बहुत बड़ा फंक्शन करवाया। तो वो रियासत के लिए काम कर रहे हैं, बस दे आर नॉट एडवोकेटिंग सम एजेंडा ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज़, दे हैव एकेडमिक अप्रोच टूवर्ड्स ऑल द पॉलिटिकल इश्यूज़ इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं? मेरी 6 किताबें आ चुकी हैं, उर्दू, पंजाबी, तो और पंजाबी शायरी की किताब, उर्दू शायरी की किताब, फिर मेरे जो कालम छपते रहे हैं उसकी किताब है फ़िक्रत का मजमूआ। हाँ जी। फिर जो कायद-ए-आज़म के साथी थे मोहम्मद सैन चट्ठा, उनके ऊपर एक किताब है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर मेरी किताब है जो जर्मनी से छपी थी। फिर मुस्लिम सिख रिलेशंस के ऊपर मेरी किताब है। फिर यूरोप के ऊपर एक एकेडमिक साइड से स्टूडेंट्स के लिए वो एक किताब है। फिर मैं एक और किताब कंपाइल करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। गुज़श्ता 4-5 साल से मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे इतने मिल जाएं कि जो अलहदा पॉलिटिक्स जो प्रोविंस के लिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर अगर एकेडमिक मुझे मिल जाए तो मैं उसको उसी तरह छापना चाहता हूँ। उसमें मैं कोई अपने बाइसेस नहीं रखना चाहता, जो मेरे अपने बाइसेस हैं वो मेरे अपने आर्टिकल में हैं, लेकिन बुक में जो किसी का नुक्ता नज़र है उसको मैं एडिट करके उसको छाप दूँ ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसके। पहली जो मेरी किताब है जो सिखों के ऊपर है, उसमें भी मैंने ये कहा कि जो वजारत ख़ारजा के लोग हैं जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को डील करते हैं वो, और ख़ास तौर पे जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या हमारे आर्मी के लोग हैं, उनको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम पंजाब को डील करते हैं। जो वो पंजाब जो है वो हमारा, चूँकि 2 पंजाब 2 हिस्सों में है, लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, तो वो उनका कल्चर एक है, उनकी ज़ुबान एक है, उनकी रहन सहन एक है। तो ये जब डील करते हैं तो पंजाब का बॉर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव अगर काम करना हो तब भी पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर जंग हो तो उसमें भी पंजाब बड़ा है, तो मरना भी पंजाबियों नहीं होता है। ठीक, तो इस लिहाज से जो पंजाब वो डील करते हैं उनको वो किताब पढ़ना ज़रूरी है कि सिखों की तारीख़ क्या है, उनके साथ मुसलमानों के कितने खूबसूरत रिश्ते थे, कितना उनके साथ एक मोहब्बत थी, कितना उनके साथ एक रहन सहन था इकट्ठा। उसकी वजह यह है कि जितने भी हमारे राजपूत हैं, जट्स हैं, इनके सारे आबा-ओ-अजदाद जो है वो सिख थे, ये पंजाबी थे। तो उनमें से किसी बुज़ुर्ग ने इस्लाम कबूल किया और वो उन्होंने एक अलग रिलीजियस रास्ता इख्तियार कर लिया। लेकिन आपकी जो रेस है, जो आपका ब्लड है, वो तो एक ही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे आया था करतारपुर साहब में, तो जो आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने उनके साथ जफ्फी डाली जो कि बहुत ही तारीख़ी जफ्फी मशहूर है। तो आप नहीं बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि उसकी जगह पे अगर वो जट ना होता तो ये जफ्फी नहीं होनी थी। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने सुना है कि जो गुरदासपुर में जो बाजवा ख़ानदान है वो इनके रिश्तेदार हैं, कई हमारे वहाँ पे रिश्तेदार हैं। मेरे मसलन जो नानी थी उनके जो मायके थे या पेके थे वो फ़िरोज़पुर में थे, जिनका बाद 47 के बाद पता ही नहीं चला। इस तरह जो नकई ख़ानदान है उनके आज भी उनके साथ राब्ते हैं, बल्कि कई दफ़ा फ़ोन हमें आते हैं कि फ़लाँ गाँव में हमारे रिश्तेदार हैं, उनका क्या हाल है। फिर उनको राब्ते करते हैं और वो एक दूसरे के साथ आज भी करते हैं कि हमारे लिए रिश्तेदार हैं, वो उसी तरह डील करते हैं कि जैसे रिश्तेदार होते हैं। तो ये रिश्ते जो है वो जो ब्लड का रिलेशनशिप है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अगेन जो करतारपुर वाली जो है वो जफ्फी थी, जादू की जफ्फी जिसको कहते हैं, अगर दोनों जट ना होते तो ये जफ्फी नहीं होनी थी। और वहाँ पे और भी इंडियन थे, उनको तो जफ्फी नहीं हुई। अच्छा, अब एजुकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं, गुफ्तगू को समेटते हैं, आपके टाइम बड़ा कीमती है। ये पहले एक वक्तों में ऐसे होता था जिसने मैट्रिक कर लिया, अब घर के बाहर एक तख्ती लगा देता है, जी मैं मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, जी। फिर FA किया। अब तालीमी निज़ाम बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, आगे से आगे 4-4 साल के MA होते जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आसान करनी चाहिए तालीम ताकि हम तरक्की कर सकें, आगे जा सकें? जबकि एक आम आदमी का मौक़िफ़ ये है कि ये तालीमी निज़ाम इसलिए आगे से आगे मुश्किल और महंगा किया जा रहा है ताकि बच्चा तालीम हासिल करने के बाद वो रोज़गार ना मांग ले सरकार से। नदीम नज़र साहब, ये जो ये सिलसिला है ये दोनों तरफ एक है। पहली बात तो ये है कि महंगी तालीम और सस्ती तालीम। जी। गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस, इसमें एक बच्चे की जो FSC करने आता है उसकी 1 साल की फ़ीस 5,000 रुपये।
ये गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट इससे ज़्यादा अपनी आवाम को क्या फैसिलिटेट करे कि आपको वो भाग भाग के दूसरे प्राइवेट इदारों में जाते हैं कि वहाँ पे जो है उनको 50-50 लाख रुपया देने जाते हैं, और उसके बाद जब अब दोबारा वहाँ फ़ीस नहीं दे सकते तो वो दूसरे सेमेस्टर में हमारे पास आ जाते हैं कि जी अब हमारा कि दाखिला करवा लो। हम कहते हैं जी उनसे आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड की जो है वो ले आएँ, वो देते ही नहीं है क्योंकि वो उनका अब तो एक गाहक चला गया ना, उनका क्लाइंट है। हमारे लिए जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं या इदारे हैं उनके लिए बच्चा जो है वो एक रियासत का एक शहरी है, हमने उसको ट्रेन करना है, एजुकेट करना है। जबकि जो मोस्टली जो एक विजन आता है प्राइवेट इदारों का, वो आता है कि ये हमारा क्लाइंट है, हमने इससे पैसे लेने हैं। ठीक, कई ऐसे इदारे नहीं भी होंगे, यकीनन अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो आप देखें कि यहाँ पे सस्ती तालीम और इसमें जो हमारी लैब्स होती हैं, हमारे खेल के मैदान होते हैं, हमारे हॉस्टल्स होते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, ये उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्रोफेसर हमारे जो हैं वो सारे क्वालिफाइड होते हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आते हैं, अपने कंपटीशन के ज़रिए आते हैं। तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट तो अपनी सहूलत दे रही है, लेकिन अब उनके ज़हन में एक बात बैठ गई है कि जी तालीमी इदारों में वहाँ पे जाते हैं बच्चे। अब कल हमारे घर में बात हो रही थी कि मेरी जो बहन है वो कह रही थी कि भी हमने अपने बच्चों को फलां प्राइवेट स्कूल में डालना है, हमारे गांव के साथ ही आगे निज़ामपुरा गांव। तो वो मेरी भतीजी जो है वहाँ पे उसने कोई थोड़ी देर पढ़ाया, तो वो मुझे कह रही थी कि चाचू वहाँ पे तो बिल्कुल उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। वो कहते हैं जी कि मेरिट के ऊपर पेपर चेक कर रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं इनको ज़्यादा नंबर दें, अगर ज़्यादा नंबर नहीं देंगे। इस तरह मैं अपने बेटे की जो अब्दुल्ला है, वो मैं तीसरी में या चौथी में था तो वो पेपर दे के आया, तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये सवाल तो आपने, उन्होंने कहा ये बाबा मैंने सारे सवाल किए हुए। मैंने कहा ये तो आपको पढ़ाई नहीं थे हमने, ये तुम कैसे कर गया? उसने कहा बाबा वो टीचर ने लिख दिए थे ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिख दिए थे, तो हम सारी क्लास बैठे उन्हें लिख ली। मैंने कहा बेटे ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा गलत कौन सी है, हमने खुद लिखे हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटे ये नकल है, उसने लिखे हैं, उसको आपने नकल किया है। तो उनके लिखे तो हमने खुद है ना, तो दूसरा पेपर भी हमने खुद किया। बच्चों को कि वो क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ज़्यादातर जो स्कूल हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस, अच्छे भी हैं यकीनन है, तो वो उसके पास पेरेंट्स जाते हैं जी बच्चे को कुछ आता नहीं है, उसके बाद अच्छा बेल दी, इसके पेपर लेके आओ टेस्ट मंथली, उसके आगे रख देते हैं, उसमें गुड और नंबर दिए होते हैं। वो इसी तरह ही होते हैं। मसला ये है कि आप बच्चे जो आपके चैनल के ज़रिए मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ, अवेयरनेस देना चाहता हूँ, जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का खुद टेस्ट, सिर्फ 5 मिनट टेस्ट ज़रूर लिया करें कि देखें कि उनको प्रोनंसिएशन आती है, उसको लफ्ज़ों का मानी आता है, उसको इमला लिखनी आती है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। इवन मैंने देखा कि यहाँ पे जो ट्यूशनर है, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो कहते हैं जी पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बच्चे को मुतमिन करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे ने अगर पेरेंट्स से कह दिया ना कि ये ट्यूशन पढ़ाने वाला ठीक नहीं है, मैं जितना मर्ज़ी अच्छा हूँ, इन्होंने मुझे फारिग कर देना है। अगर बच्चे को मैंने मुतमिन रखा, उसके लिए टॉफ़ियाँ लेके चले गए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, उसको कभी कहा नहीं कोई काम नहीं किया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हम तो दोस्त हैं, फ़लान है ये, तो बच्चा उनके पास रिलैक्स रहता है कि ये मुझे टफ़ टाइम नहीं देता। तो बच्चा जा कहता है जी मेरे तो टीचर बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़रूरत इस अवेयरनेस की है कि कौन सा अच्छा टीचर है और तालीम अच्छी कौन सी है, जो आपकी एथिक्स जो हैं उसको प्रमोट कर रहा है, आपकी लैंग्वेज और आपके सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहा है। तो बच्चे का 5 मिनट के लिए पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद टेस्ट ज़रूर लें किताबें निकाल के, ताकि उनको पता हो कि आपके बच्चे की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है। ये ज़रूरी है। नहीं, इसके लिए एक कंपेन नहीं, सरकारी तालीमी इदारे जो हैं उनके बारे में एक तासुर है कि यहाँ पे तालीम सही से नहीं दी जाती, ज़्यादातर छुट्टियाँ होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, यानी कि टीचर्स भी ठीक तरह से एजुकेट नहीं करते बच्चों। तो वो तासुर ज़ाहिर करने के लिए आप तालीमी इदारों का जो तासुर है बना हुआ ये वाला सरकारी तालीमी इदारों, उसको ज़ाहिर करने के लिए कोई कंपेन नहीं लॉन्च करनी चाहिए कि लोग इस तरफ आएँ। आप देखें, आपने बताया कि कितनी कम फ़ीस है, 5000 रुपया FAC का, तो मुझे भी नहीं मालूम था, अभी आपसे मालूम हुआ। तो इस तरह लोगों को कैसे कन्वे होगी बात, उनको कन्वे करने के लिए कंपेन चलानी चाहिए कि इतनी कम फीसों में हम इतना एजुकेट कर रहे हैं, हमारे पास इतने तालीम याफ्ता प्रोफेसर्स हैं,
लेक्चरर्स हैं? अब नदीम नज़र साहब हमारे पास तकरीबन 172 प्रोफेसर हैं, उसमें तकरीबन कोई 32 हैं जो PhD हैं जी। कुछ 70 से ज़्यादा हैं जो MPhil हैं। बहुत कॉम्पिटेंट टीचर हैं, राइटर हैं, TV पे आते हैं, कॉलम लिखते हैं और बहुत ज़्यादा उनका ट्रेनिंग जाके देते हैं लोगों को, बहुत कंट्रीब्यूशन। और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी इसने ट्यूशन पढ़ने जाना है एकेडमी में, तो इसको ये 2 पीरियड जो हैं वो रिलैक्स कर दें। हम उनको समझाते हैं कि अगर बच्चा यहाँ पे भी पढ़ेगा ना तो वहाँ पे भी टीचर ने पढ़ाना है, यहाँ पे भी टीचर ही पढ़ाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि हम ज़रा बच्चों के लिए सख्ती नहीं, वहाँ पे इनकी फ़ीसें ये पेपर मनी है जी। ये जो है वो कैंटीन की है। यहाँ पे गवर्नमेंट के सेक्टर में एक कैंटीन यहाँ पे अगर होगी तो उसका भी पूरा हिसाब देना होगा, उसका एक प्रोसेस, एक तरीक़ेकार होता है। वहाँ पे प्राइवेट्स में ये है कि अगर एक जो भी काम करना है वो 1 मिनट में हुक्म देना और वो काम हो जाना। यहाँ पे हम एक गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। फिर हम स्टूडेंट्स के पास अगर उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई है तो हम उसको मजबूर नहीं करते कि मुमकिन है इसका गरीब, और ये हालत है कि हमारे पास लोग आते हैं। अभी इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में जो 85% जिनके मार्क्स थे उनको हमने स्टाइपेंड दिया है इनकरेज करने के लिए। उसके बाद जो हमारे जहाँ पे गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको हमने जो नीड बेस है, जो हेल्प है, हमने वो किया है हिलाल आमिर से या रेड क्रिसेंट से। तो इसके बावजूद PM पोर्टल के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ एक भी शिकायत गई हैं कि जी जल्दी हमें क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि वो जो 2000-3000 जो हम दे रहे हैं उसके लिए पेरेंट्स इतने परेशान हैं। जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे जो गाँव से लोग हैं या जो गरीब तबके से लोग हैं, ये हमारा पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान के मेमार हैं, ये पाकिस्तान का एसेट हैं। और इनको वाहिद सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी स्कूल हैं जो इनको एजुकेट कर रहे हैं। अगर ये सरकारी स्कूल जो आज इनका स्टेटस जो है वो कोई चेंज कर दें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे अब सोच भी नहीं सकते कि गरीब का बच्चा जो वहाँ पे जितनी फ़ीस होती है, FC कॉलेज हमारा था उसका जो है तो उसमें बल्कि दाखिल भी नहीं हो सकते वहाँ पे। वह कार्ड आपके पास है, किसके पास जाना है, वहाँ तो गेट के अंदर भी नहीं जाने देते। और उस वक्त लोग जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को देखने जाते थे। गवर्नमेंट कॉलेज का एक नाम है, FC कॉलेज का एक नाम है, उसकी एक बैकग्राउंड है, और आम आदमी वहाँ पे उसको देख भी नहीं सकता।